Okay, so प्यारे बच्चों, good morning. So well, we have started the chapter in last class, and we have studied about why the DNA is a genetic material, or what the character it must possess so that we can call it as a genetic material. And even we have seen some experiments right from beginning, Griffith transforming principle, and then the chemical nature of the genetic material by the Avery, MacLeod, and McCarthy, and then the real proof, direct proof of the genetic material is DNA by the Hershey and Chase by using the E. coli bacteria and the bacteriophage. So here is my question: Can you tell me which of the virus or which of the bacteriophage the Hershey and Chase used? Okay, find it out. If you know it, you can tell me. Yes. So now our journey is very simple in this chapter, that we right now have to study about the different nucleic acids. Okay, we have to study about the nucleic acids. We have to study about the DNA, mainly the structure of DNA and the problems related it, and otherwise what we can say, the packaging of DNA and replication of DNA. Then we all have to study about the different types of the RNA also. तो लास्ट क्लास में हम लोग RNA वर्ल्ड, ये चीज भी मैंने आपको बताया था कि RNA वर्ल्ड क्या चीज होती है. So that we have studied. So first of all, we focus today on the structures of DNA and RNA. Okay, then we'll see the what we can say, the experiments also, or the understanding of the DNA replication. So first, देखो, हमने ये लास्ट क्लास में भी बोला था कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी डिस्कवरी है फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट ने की थी. यस, है ना. बट ही नेम्ड फ्रॉम द पस सेल्स, एंड ही नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन. उसको न्यूक्लिन उन्होंने कहा क्योंकि न्यूक्लियस से मिला. हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल सिंपल नोट्स है ऑन, मतलब एनसीईआरटी के ही लाइन टू लाइन का सिंपल नोट्स है बच्चों. यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दिस एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. सो बेसिकली देखो, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में. तो ये वाले पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. ठीक है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सो देखो, एक न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है ऑफ द डीएनए और एनी न्यूक्लिक एसिड. So whenever you say the polynucleotide, it has many nucleotides. ठीक है, and a single nucleotide, एक single जो nucleotide होता है, has a three components. It has a three components: a nitrogenous base, a pentose sugar, and a phosphate group. These are the three components there in a particular nucleotide. So see, in case of pentose sugar is a ribose in case of RNA, and deoxyribose for DNA. तो डीएनए के बारे में बात करोगे तो ये यार डीऑक्सीराइबोज है, और केस ऑफ, है ना. These are two types of the nitrogenous bases. One is the purines and one is the pyrimidine. ठीक है. Now suppose अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता के रखी है. यस, हाँ, ऐसा था क्या? यस सर. बिल्कुल सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है. इवन एडेनोसिन, है ना, गुआनोसिन, साइड, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. ये सब कुछ बेटा हमने पढ़ाया है. जस्ट फॉर रिवीजन वी कैन नो दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस. वन इज द प्यूरिन, वन इज द pyrimidine. अभी जो प्यूरिन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, एक तो है एडेनिन एंड ग्वानिन, और पैरामिडिन तीन प्रकार के हैं: साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमाइन. देखो, हम थाइमाइन को 5 मेथिल यूरासिल कहते हैं. इट्स 5 मेथिल यूरासिल.
इसका सीधा मतलब है कि 5वें कार्बन पे ऑन द 5th कार्बन देयर इज अ मिथिल, मतलब वो है ही यूरासिल बट उसके 5th कार्बन पे मिथाइल CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ जब भी हम डीएनए के बारे में बात करेंगे तो डीएनए हैव एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन नाइट्रोजन बेसेस। आरएनए डिफर्स करता है ओनली इन द प्लेस ऑफ द यूरासिल, थाइमिन की जगह पे यूरासिल है ना। देन न्यूक्लियोटाइड्स, ये वर्ड जब हम लोग यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड बोलते ही वर्ड आएगा बच्चों 3 कंपोनेंट लेकर के। उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होंगे linked to the pentose sugar through a glycosidic bond, or है ना, is called as a nucleoside. Right now I am telling you, if the component is purine, तो pentose sugar का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेसिस का 9th पोजीशन के साथ बॉन्ड बनेगा। और अगर कंपोनेंट पेरिमिडीन है तो बेटा फर्स्ट कार्बन एंड 3rd पोजीशन। सो रिमेंबर दिस वन, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, नाउ अंडरस्टैंड दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग पोजीशन है बच्चों 9 और 3 दोनों ही, ये बात को समझो आप, ठीक है। सो 1 and 9 and 1 and 3, you know, 1 and 9 for the purine and 1 and 3 for the pyrimidine, that's it, that is what the point we have to understand. Yes, ठीक है। सो चलो हम लोग देखेंगे, अभी डायग्राम में भी देखेंगे, बट राइट नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि whenever it is a nucleoside, whenever it is a nucleoside, it's not a nucleotide. The nucleoside always have only 2 components. One is only the nitrogenous base and the pentose sugar. That means nucleoside have only 2 components. Then nucleotide have 3 components. ठीक है, but the names of the nucleosides are adenosine, guanosine, cytidine, uridine. Uridine यही यूज होगा। Then in case of the DNA, this called as the deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine and deoxythymidine, because देखो यूरासिल नहीं होता है डीएनए में, ठीक है। तो यहाँ पे हम थाइमिडिन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डीऑक्सीथाइमिडिन होता है डीएनए में। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये है बच्चों टर्मिनोलॉजी जो कि यूज किए जाते हैं। सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज एडेनोसिन? द आंसर इज सर, एडेनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, इट्स अ साइड, इट्स अ साइड। यस और नो? यस, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप बड़ा ध्यान से देखना। नाउ सी, व्हेन वी से द न्यूक्लियोटाइड, सो देखो न्यूक्लियोटाइड जैसे ही बोलेंगे, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द 5' OH of the nucleoside through the phosphodiester linkage, a nucleotide is formed। मतलब यहाँ पे देखो आप, यहाँ न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे, है ना। एक तो नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोस शुगर है, and then phosphate group. Now the 2 nucleotides are linked through the 3', 5' phosphodiester linkage। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद में कि ये क्या है ना बड़बड़ हो रही है। Now to form a dinucleotide, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ गए तो उसको मैं डाइन्यूक्लियोटाइड कहूंगा, ठीक है। Hence DNA is a long polymer of the deoxyribonucleotides, that's it, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए कैन बी कंसिडर्ड एज deoxyadenylic acid, that is what the word you have, deoxyguanilic acid, deoxycytidilic acid, deoxythymidilic acid, or it can be called as what, the deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, cytidine monophosphate, deoxythymidine monophosphate. Now these are the terminologies of the nucleotide. Whenever it is acid, it is a nucleotide. Whenever it is called as a monophosphate, it is a nucleotide. Yes, yes everyone, है ना, clear है। एडिनोसिन, गुआनोसिन, ये जो SINE दिखेगा तो साइड है, ये साइड्स है। So this difference very clearly, देखो आप RNA में क्या होता है,
आरएनए में होता है एएमपी, जीएमपी, CMP and UMP. This is present in the RNA. RNA have the adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, cytidine monophosphate, uridine monophosphate. ठीक है, प्यूरिन को साइन बोलते हैं और pyrimidine को din बोलते हैं. So that's what the cytidine, uridine, thymidine, these are the words. नो E. coli बैक्टीरिया के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा बैक्टीरियोफेज जो यूज किया था वो कौन सा है राहिल, है ना. वायरस के बारे में पूछा है, बैक्टीरिया तो मैंने ही बताया. सो AMP, GMP, CMP, UMP ये जो 4 चीजें हैं ये RNA में होगी. अब यहाँ पे DAMP नहीं बोलते हम लोग, AMP बोलते हैं. That's it, simple. So whenever you see everything, that is one end of the polymer has a free phosphate end of the deoxyribose sugar and the other end has a free. Now see, ऐसे ये सब पढ़ने में मजा है ही नहीं. तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोस शुगर के साथ में अटैच आपको दिखाई देता है. नाउ ये डेफिनेटली बेटा उसका फर्स्ट कार्बन है पेंटोस शुगर का. ये है 5th कार्बन बच्चों, दिस इज द 5th कार्बन और 5th कार्बन को फॉस्फेट अटैच्ड है. दैट्स इट. तो ये एक सिंगल जो है बेटा, दिस सिंगल वन इज द न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड. ऑब्वियसली ये उसका 3rd कार्बन है बच्चों, है ना. यहाँ पे उसका 2nd कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे 4th होता है और ये 5वां है. दिस इज द 5th कार्बन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट उसके भी नीचे और एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये नाइट्रोजनस बेस है. ये एक और बेटा पेंटोस शुगर हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पे 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन. और ये 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है, बट ये फॉस्फेट इसके 3rd कार्बन के साथ जाकर के अटैच हुआ, तब जो बॉन्ड बना वो बना बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दैट्स इट, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ठीक है, तो ये सब मैंने बताया भी है आपको पहले भी, तो बस ये रिवीजन है, समझ लो. ठीक है, सो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे भी वही बातें हो रही है. सो कंसेक्यूटिव जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यस, है ना. एंड नाउ आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. DNA इज एसिडिक, नाम से समझ में आता है ना. अल्टमैन कॉल्ड इज एट अ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिन नहीं बोलो, उसने बोला कि एसिड बोलो, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है. सो DNA इज अ न्यूक्लिक एसिड, RNA इज आल्सो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, important is the acidic property of the DNA and RNA is actually due to this phosphate group. फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है यार, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है. So this is H3PO4. H3PO4, yes or no? Now suppose if it's an active form of this H3PO4 is this one, double bond O and O. And it is showing acidic property, that means it's losing its proton, this proton, this proton, this proton. And when it loses proton, it has this O negative, O negative, O negative. So that DNA is a negatively charged because it has that phosphoric group with the negative oxygen molecule, negatively charged. I hope it is very clear. So what is the charge of the DNA? DNA is a negatively charged molecule. DNA shows the acidic property, and both the properties are negatively charged and the acidic property are actually due to the this phosphoric group or the phosphoric acid H3PO4. Yes, everyone? Where it is attached, it is on the 5th carbon, you know. मतलब आपको पूरे DNA की acidic properties जहाँ पे भी दिख रही है वो attached है on the 5th carbon of the what we can say the pentose sugar, है ना. So let it be what we are actually talking about. See, तो यहाँ पे आते बेटा उसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में, and then we'll talk about the structure of the DNA. Now see, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA
remained elusive for a very long period. बहुत दिनों तक हमें पता ही नहीं चला यार ये है मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ आइडिया नहीं था, नो आइडिया। फिर 1953 में, रिमेम्बर बेटा, ये जो होता है ना हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द डीएनए मॉडल, यू नो, है ना। तो हर एक जन अपने अपने इसमें ग्रेट है ना। So in 1953, James Watson and Francis Crick proposed a very simple but famous double helix. अब ये बहुत फेमस है ना, मतलब जितने भी लोग हैं सबने देखा होता है डीएनए, जिसने पढ़ा भी नहीं है, जिसका बायोलॉजी से कोई संबंध भी नहीं होता है, नो कनेक्शन दूर दूर तक, उसको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होता है ना। सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा produced by the Maurice Wilkins and the Rosalind Franklin. तो देखो ये 1953 में एंड देन 1960s में जाने के बाद में इनको सबको नोबेल प्राइज मिला। सबको मतलब वैटसन को, क्रिक को और विल्किन को, इनको नहीं मिला, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि ये जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर ये लोगों ने बनाया, वैटसन और क्रिक ने, इसकी एक्चुअली रियल क्रेडिट है इनको जाती है रोजालिंड फ्रैंकलिन मैडम, ठीक है। तो ये मैम जो थी ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी क्रिस्टलोग्राफी में, है ना। यूवी रेज और एक्सरेज इनका यूज करके मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टलोग्राफी, सिर्फ इसी डीएनए की नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल की उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी करके रखी हुई है। बट यू नो, ये बात समझो कि जिनकी नोबेल प्राइज के देने से पहले डेथ हो जाती है उनको नोबेल प्राइज नहीं देते, नहीं तो महात्मा गांधी को भी पीस, है ना, का नोबेल प्राइज मिलता था। एनीवे, यहाँ पे आप नोटिस करो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है इनकी डेथ हो गई बहुत जल्दी ड्यू टू द कैंसर, बिकॉज शी वाज डीलिंग विद दिस हार्मफुल रेज एवरी टाइम, है ना। तो उन्होंने डेफिनेटली बेटा अपने आप को नौछार कर दिया इसके लिए। सो मॉडल ऑफ दिस, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ द डीएनए इज वेरी फेमस, वेरी डिटेल्ड, एंड एक्चुअली she gave the way to this entire model, but unfortunately she died before the prize was announced. Anyway, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा हम लोग याद रखें कि यार नोबेल प्राइज एकदम से नहीं देते, आज डिस्कवरी हो गई कल नोबेल प्राइज, ऐसा कुछ नहीं होता। गोल्ड मेडल जैसे ओलंपिक में देते आज, है ना, खेल लिया जीत लिया, है ना, उसी वक्त बिल्कुल है तैयार 3 लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी डिस्कवरीज होती है उसका इम्पोर्टेंस बेटा कुछ समय बाद पता चलता है, एटलीस्ट कम से कम 10-12 साल तो लगेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंस, है ना, कितना है, ये इम्पैक्ट समझ में आए, तब जाके समझ में आया कि हाँ यार इनका कंट्रीब्यूशन ग्रेट है, तो जाके सोचा जाएगा कि हाँ इनको नोबेल दे दो। आज भी आप लोग जाओगे मतलब कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड वगैरह, ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग मर ही नहीं रहे हो, इनके उनके एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक किए उन्होंने, बट मर नहीं रहे, क्योंकि मर गए तो नोबेल गया, ठीक है। सो एनीवे, सो दैट इज अ जोक स्टाइल। बट यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल किसने दिया था। द आंसर इज मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस एक्चुअली उसके गाइड थे, टीचर थे, जिन्होंने बहुत सारी मतलब उनको गाइडेंस दी कि किस तरह से क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, ये वो एक्चुअल काम जो है इन्होंने किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। उसके बाद में उसको देख करके उन्होंने एक मॉडल जनरेट किया, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे अब अगर हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन where backbone is constituted by the sugar phosphate and the nitrogen based protein inside. Now see, यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और मैं वो चीज आपको दिखा दूँ, अभी अभी कहाँ था भाई, डिलीट मत हो जाना यार। ओके, ये देखो, तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आप देख पा रहे हो, दिस डायग्राम यू कैन सी, ठीक है। ओके, now you can see this diagram. If you see this diagram you can understand that, देखो एक्चुअली डीएनए क्रिस्टलोग्राफी में ऐसा दिखा था, ऐसा दिखा, मतलब डीएनए को वन साइड से हम लोग देखते हैं, वन एंड, if you see from one end the B DNA, it's appear like this one,
ये सारे जो है बेटा पोजीशंस है, ये पूरा जो है दोनों स्ट्रैंड है जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो रहे हैं, बट ये कैसे अरेंज हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, हाउ दे आर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर और ये इस तरह से बेस पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बट उनका एक्चुअल अरेंजमेंट आपको यहाँ से बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। तो ये वाली इमेज है, ऐसा अरेंजमेंट दिखाया गया। ठीक है, अब ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा, मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। ठीक है, यहाँ से सपोज बेटा अगर हम बिगिनिंग पॉइंट मानते हैं तो ये रोटेट हो करके ऐसे आ करके ऐसे हो गया, बराबर है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री कंप्लीट टर्न। बट अब इस 360 डिग्री टर्न को जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ओके ये स्ट्रैंड ऐसे आया है और ये दूसरा स्ट्रैंड ऐसे गया है, और उनमें बेस पेयर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ठीक है, तो 10 बेस पेयर्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर 360 डिग्री टर्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज देयर। अब ये एक्चुअली मॉडल वैटसन और क्रिक ने बनाया, इसीलिए वो ग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दिख तो रहा है, सजेशन तो मिल रहे हैं, बट वो ऐसा होना चाहिए, है ना, हेलिकली कॉइल्ड होना चाहिए, तभी जाकर के बेटा वो सारे के सारे बेस पेयरिंग जो है हमें क्लियरली समझ में आते हैं, इसका अंदाजा जो है लगाया गया है। सो ऑब्वियसली देयर इज एन सेंट्रल एक्सिस and along the central axis two strands are coiling. Yes or no? This is the central axis here. Yes everyone? Yes, ये है वो इमेज जिसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी से देखते हैं, एकदम ऐसा नहीं दिखता, वो दिखता है एक्चुअली डॉट्स, है ना, ब्लैक स्पॉट्स वाले जो है ना, जैसे एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म आपने देखी होगी, एक्सरे फिल्म है ना, बोन्स के वगैरह बनाते हैं, तो वैसा ही बेटा मॉलिक्यूल्स का भी एकदम हाई है ना एनर्जी वाला एकदम बनाते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर हियर, यू कैन सी दैट, ये देखो ये बेस पेयर्स है, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग वापस चलते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओके, कम ऑन डियर। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि जब भी आप किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसके अंदर बेटा दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो जिस तरह का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक रिंग स्ट्रक्चर देखा, उसको वैटसन और क्रिक ने हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो हम लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि जब भी हम न्यूक्लिक एसिड्स को देखें तो उनमें प्यूरिन और पेरिमिडिन ऐसे दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर केमिकली इनको समझते हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम एडेनिन का और ग्वानिन का देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एडेनिन एंड ग्वानिन बोथ आर दी व्हाट, बोथ आर दी डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, डाइसाइक्लिक। तो हमेशा याद रखो प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक होते हैं, पायरिमाइडिन जो है मोनोसाइक्लिक होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप बेटा है ना ये कंपोनेंट देख रहे हो, these are monocyclic compounds and these are the dicyclic one। तो डाइसाइक्लिक सिर्फ दो ही है। अब आप थोड़ा सा और भी अगर नोटिस करते हो तो एडेनिन के जो भी पोजीशंस है, इफ यू सी वेरी केयरफुली you can see the number of nitrogen present, number of nitrogen, कहाँ नाइट्रोजन है, if you see very carefully you can see that the carbon the one position, first position, then the third position, you can see that, okay, then there is a seventh and the most ninth, 1 3 7 9, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 3 7 and 9। ठीक है, so these are the positions where the nitrogen is present, 1 3 7 9। याद रखना बहुत ही आसान है because all of them are the odd numbers, you know, 1 3 7 9 except 5। वैसे चार पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन प्रॉपरली दिखाई देता है, यू कैन सी इट केयरफुली। यहाँ पे आप नोटिस करो कि इनमें फर्क है दोनों में, एडेनिन और ग्वानिन में।
ग्वानिन जो है बेटा उसके 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है और NH है यहाँ पे 6th पोजीशन पे. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू, अदरवाइज दे आर सेम. इवन यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. सो आपको बस याद रखना है यार पोजीशन 1 3 7 9, क्योंकि बायोलॉजी के लेवल पे आपको इतना डिटेल कुछ नहीं पूछते. बट दिस इज, नाउ आई विल टेल यू, and I will tell you that this 9th nitrogen is important because it will form a what, the glycosidic bond, है ना. ये पेंटोस शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में मदद करेगा. पायरिमाइडिन्स को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई देता है बेटा. I will tell 1 and 3 just finished. Just I will show you. This is 1, this is 3. The 1 and 3, 1 and 3. But if you see very carefully the numbering देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है बेटा, प्यूरिन्स में नंबरिंग जो होती है 1 2 3, it is like this. It's a clockwise manner. ठीक है, clockwise manner में नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6. yes or no? सब में प्यूरिन्स में बेटा क्लॉकवाइज मैनर है, क्योंकि यहाँ डाइसाइक्लिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे जो नंबरिंग है 1 2 3 लाइक दिस वन, इट इज एंटी क्लॉकवाइज मैनर. यस और नो? यस एवरीवन. दिख रहा है क्या रे? हेलो. हाँ. सो ये जो डिफरेंस है इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर रहना है. मुद्दा यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप का नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है वो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा विद द पेंटोस शुगर, with the pentose sugar. So it's very simple, very simple that you have to understand. Okay. Now see, यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, ये चीज देख लेते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई जा रही है. बट जस्ट we'll move to the diagram here. ये आपके नोट्स है ना, जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, उसमें सब दिया गया है. Anyway, so right now our understanding is very clear. So whenever you see the structure of the DNA, here we have to understand that whenever I will see it has the nitrogenous bases. नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में अगर हम लोग नोट करते हैं तो हमें सिंपली समझ में आता है कि इट हैज अ प्यूरिन A and G and pyrimidine T C and U. ठीक है, देखो T और U में बस डिफरेंस है, मिथाइल जो होता है वो 5वें कार्बन पे, उतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है. नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करते हैं रिगार्डिंग द पेंटोस शुगर, अभी पेंटोस शुगर जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमें क्लियरली दिखाई देगा, समझ में आएगा पेंटोस शुगर क्या है यार. ऑब्वियसली दीज आर व्हाट द C5H10O5, ये उसका बेटा फॉर्मूला है, C5H10O5, दैट इज द पेंटोस शुगर. ठीक है, अभी ये जो पेंटोस शुगर है इसका यहाँ पे बेटा अल्डोज फॉर्म यूज होता है डीएनए में, और फोटोसिंथेसिस में राइबुलोज कीटोज फॉर्म इज यूज्ड, यू नो, द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर राइबुलोज 5 फॉस्फेट, बराबर है ना, राइबुलोज 1 है ना 5 फॉस्फेट, ये आपने पढ़ा है. तो वो जो होता है दैट इज वर्ड डिफरेंट. राइबुलोज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे राइबोज होता है, aldose form of the sugar. Now this very simple. तो ये है ribose sugar. So whenever you will draw the ribose sugar, it's very simple. वो रिंग फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे this way. So यहाँ पे है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 and कार्बन 5 पोजीशन. ठीक है, कार्बन 2 यहाँ पे नोटिस करोगे तो H and OH है, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तो H and OH है. ठीक है, if you notice very carefully on the second carbon there is OH and entire formula is C5H10O5. ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. Okay, now suppose if I will draw this again, there is only one thing, that is 1 and 2 and 3 and 4, 5th carbon यहाँ पे है बच्चों.
और यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, थर्ड कार्बन के ऊपर HOH है बट सेकंड कार्बन के ऊपर यहाँ H है। ठीक है, इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स देयर इज, इसका फॉर्मूला बेटा ऑब्वियसली C5H10O5 होगा, बट इसका फॉर्मूला C5H10O4 होगा। O4 इसीलिए बिकॉज देयर इज अ लेस ऑक्सीजन ऑन द सेकंड कार्बन. So it is called as what, the ribose sugar, and this is called as what, the 2-deoxyribose. That's it. ठीक है, 2-deoxyribose sugar. ठीक है, एक और चीज मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ, and that is simply, देखो, if I will draw this structure, this very simple structure, carbon 1 is here, carbon 2 is here, carbon 3 is here, carbon 4 is here, carbon 5 is out of the ring, always the same. But notice on the carbon 2 there is a HH, and on the carbon 3 there is a HH. So this molecule is the C5H10O3. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2,3-dideoxyribose. नाउ ये डेफिनेटली RNA बनाने में मदद करता है, ये डेफिनेटली DNA बनाने में मदद करता है, और ये जो है ये सैंगर्स मेथड में यूज होता है, सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग. ठीक है, सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग. तो सैंगर्स मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बेटा हम लोगों को ये 2,3-dideoxyribose शुगर देखने को मिलेगा. ठीक है, जिसमें बेटा थर्ड कार्बन के ऊपर भी OH प्रेजेंट नहीं है, जो कि बहुत जरूरी होता है. इट्स वेरी इसेंशियल फॉर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर यहाँ पे OH नहीं है ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं. क्लियर है? यस एवरीवन, है ना? तो देखो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया. नाउ तो ये दो कंपोनेंट हो गए, ये दो कंपोनेंट हो गए, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर. फॉस्फोरिक ग्रुप के बारे में अभी आपको, तो जब भी हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड जब भी बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. तो ये पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मतलब देखो अगर मैं RNA वाला मॉलिक्यूल यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो ये देखो, ये है कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, व्हाटएवर 2 3 4 5. यहाँ पे डेफिनेटली बेटा बॉन्ड बनेगा विद द नाइट्रोजनस बेस. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में बनता है? सो द आंसर इज कार्बन 1 एंड द 9th पोजीशन और द 3rd पोजीशन रिगार्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था प्यूरिन है तो पायरिमाइडिन है तो. ठीक है, तो इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. अब आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप, है ना? करेक्ट है ना? अगर देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ग्रुप मिसिंग है, फॉस्फेट ग्रुप. तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट्स सिंपल, ये है न्यूक्लियोटाइड. अगर आप ये देख रहे हो तो न्यूक्लियोटाइड, तो यार डेफिनेटली यार यहाँ पे वही चीज होगी, मतलब ये वो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आपका ये है नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन. ऑन द फिफ्थ कार्बन देयर इज अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फोरिक ग्रुप. अभी तीनों चीजें आ गई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. ठीक है, पेंटोस शुगर भी है. तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे आपको ये दे ना, ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा ईस्टर बॉन्ड. यस सर, नो? पांचवें कार्बन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर होगा. डाइस्टर तब बनेगा जब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बन जाएगा. समझ रहे हो? ठीक है, तो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड होते हैं, वन इज अ नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड अनदर इज अ ईस्टर बॉन्ड. यस एवरीवन, प्यारे बच्चों. यस, हेलो. Yes. ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है यार ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड. इट्स सो सिंपल, सो सिंपल. बट see the structure, you can see here. यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखो
ये डेफिनेटली सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन का पोजीशन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, सो एंड दिस इज अ थर्ड कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन है। तो जो थर्ड कार्बन था जहाँ पे OH था और ये फॉस्फेट है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ईस्टर बॉन्ड बना, ये ईस्टर बॉन्ड है, तो ये मिलकर के बन जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें नोटिस करना है कि दो जो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, बट ऑलवेज ऑलवेज दिस हैपेंस दैट कि इसका पांचवा कार्बन फ्री रहेगा विद द फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं क्योंकि फ्री है। यस, तो ये इसका जो फिफ्थ कार्बन है वो फ्री है, इसीलिए इसको हम लोग 5 प्राइम एंड कहते हैं, क्योंकि 5C5 कार्बन 5 इज फ्री और फॉस्फेट ग्रुप इज फ्री। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, ये एक बन गया, बहुत सारे बने, बनते चले गए, बट अल्टीमेटली अब लास्ट वाला जो थर्ड कार्बन है जिसका OH ग्रुप है वो फ्री है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एंड। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड में दो पोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, one side is a 5 dash end, another side is a 3 dash end. This polarity is always there, है ना, in any strand। ठीक है, जो भी है ना, ये जो बैकबोन बनता है शुगर और फॉस्फेट का, जो बैकबोन बनता है, स्ट्रैंड बनता है ना, स्ट्रैंड में दो ही चीजें होती है, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, यही स्ट्रैंड है। तो स्ट्रैंड जो बना उसमें पोलैरिटी होती है जब भी आप देखोगे, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, यू नो, इफ यू सी अ DNA पर्टिकुलरली, तो बेटा जिसका जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसका डायरेक्शन उसी के जैसा नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर बेटा फॉस्फेट वाला एंड है, तो ये होगा उसका 5 डैश एंड, और यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री होगा, तो ये होगा उसका 3 डैश एंड। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी किसी भी DNA को मतलब स्ट्रैंड को एक्सटेंड होना है, तो जो नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा वो हमेशा 3 डैश एंड की तरफ ही होगा, ऑलवेज एट दिस एंड। मतलब यहाँ पे नया वाला लगेगा, यहाँ नया नहीं लग सकता, न्यू न्यूक्लियोटाइड विल बी ऑन दैट साइड। ठीक है, तो एक्सटेंशन और elongation of a nucleotide, this elongation of this nucleotide only takes place on the 3 dash end, never, why this, ऐसा क्यों, हाँ ऐसा क्यों। तो देखो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे एक्चुअली जो एंजाइम इन्वॉल्व है पॉलीमरेज, क्योंकि वो वैसा काम करता है, उसको वैसा ही बॉन्ड बनाना आता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो लेट्स सी दिस वन। सपोज इफ आई विल ड्रॉ दिस इज ये कुछ तो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा कार्बन है वो वाला, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है H एंड OH ऑफ द थर्ड ग्रुप। तो जो भी नेक्स्ट आएगा वो क्या करेगा, तो यहाँ पे जो कार्बन और यहाँ फॉस्फेट है, अब ये जो फॉस्फेट है और यहाँ जो OH ग्रुप है, इनके साथ रिएक्टिविटी होती है, दे लॉस द H2O। मैं इसके केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सो एज दे लॉस द H2O, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से जब भी ये बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पे ही बनेगा, बिकॉज यहाँ OH है, तो उनको एक OH चाहिए ऑक्सीजन वाटर को लॉस कराने के लिए विद द फॉस्फेट। तो जब भी एक नया आएगा तो देयर विल बी, है ना, दिस इज कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, सो देयर विल बी द लॉस ऑफ द वाटर। सो व्हेनेवर देयर इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म, देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर। ठीक है, सो dehydration will happen, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो यू मस्ट सप्लाई द वाटर, यू नीड वाटर, H2O का प्रेजेंस में ही बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। एग्री, सबको समझ में आ रही बात है ना, यस और नो। तो हाइड्रेशन करना पड़ता है जब हम लोग वाटर को मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं DNA या RNA को। Now there is one thing, if you remember, if you can observe very carefully, see ये फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट है और इसका फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट है। I will just use another color. So this is the phosphate of this one. ठीक है, this is the phosphate of this one. तो बेटा नोटिस करो
कि इसका थर्ड कार्बन और इसके फिफ्थ कार्बन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ऑलवेज 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन आपको पूछा जाएगा वो कैसा होता है, तो इट विल बी ऑलवेज 3-5। यस एवरीवन, थर्ड कार्बन ऑफ द प्रीवियस वन एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट वन, यस और नो, ऐसा ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। मतलब ऐसा बॉन्ड कभी नहीं बनता 5-3- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नेवर फॉर्म्स, करेक्ट एवरीवन? यस एवरीवन, एनसीईआरटी में भी हमारे साफ लिखा है the phosphodiester bond is always 3-5 direction, yes everyone? क्यों सर? क्या 3 से 5 मतलब कैसे? अरे ये थर्ड कार्बन है ना सामने वाले का, नहीं तो 5 से 3 क्यों नहीं बन सकता? नहीं बनता क्योंकि उसका एंजाइम, मैंने बोला ना, उसका एंजाइम जो है, जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कराने के लिए उनके पास चाहिए एक OH जो कि थर्ड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, यस। जैसे कि हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज को हमारे पेट में जितने भी एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? आपके पास स्टार्च अगर है तो स्टार्च में ग्लूकोज ग्लूकोज ही तो है, और सेलुलोज में क्या है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज ग्लूकोज है, बोथ आर द पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज, सो व्हाई यू आर द स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, व्हाई? बिकॉज स्टार्च में होता है अल्फा 1,4 लिंकेज और सेलुलोज में होता है बीटा 1,6 लिंकेज। नाउ हमारे पास जो अमाइलेज और एंजाइम है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेजेज है, तो सिर्फ अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं, उनमें एबिलिटी है, बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक व्हाइल द एक्टिविटी, और उनका उतना स्पेसिफिक होना जरूरी है, नहीं तो पूरा मेटाबॉलिज्म ही खराब कर देंगे। तो सिर्फ दे कैन ओनली ब्रेक द अल्फा बॉन्ड, दे कैन नॉट ब्रेक द बीटा बॉन्ड, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, यहाँ जो पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज होता है उसकी स्पेसिफिसिटी है कि वो एक वाटर लॉस करा करके थर्ड टू एन फॉस्फेट को अटैच कराएगा, फॉस्फोरिक ग्रुप को अटैच कराएगा। ठीक है, तो यस। अब एक और चीज, इसका मतलब जब भी इलोंगेशन होता है, द इलोंगेशन इज इन दिस डायरेक्शन, यस और नो, है ना? तो ये देखो, ये हमेशा होता है बेटा 5' एंड क्योंकि ये फ्री है, ये होता है हमेशा 3' एंड क्योंकि ये फ्री है थर्ड कार्बन। तो पॉलीमराइजेशन इज ऑलवेज इन द 5-3 डायरेक्शन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर इसका जो दूसरा स्टैंड होगा राइट हैंड साइड पे। वो छोड़ दे, उसका भी वही होगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर कंसेप्ट को पहले क्लियर करें। फर्स्ट इज फर्स्ट, यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि बॉन्ड ही 3-5 बनता है, इसीलिए एक्सटेंशन 5-3 होता है। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, ये है स्ट्रैंड, यहाँ है 3' एंड यहाँ है 5' एंड। ठीक है, नाउ आई वांट टू आस्क यू, ये जो है अब इलोंगेट होना चाहता है, मतलब और न्यूक्लियोटाइड अटैच करना चाहता है, तो कौन से डायरेक्शन में इलोंगेट होगा? तो अगर आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में इलोंगेट होगा, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगा, 5' एंड पे नहीं होता। ये सर नो, वो कैसे होगा बताओ? एक्सटेंड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से नया 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 यहाँ पे। तो ऑलवेज द एक्सटेंशन इज, द इलोंगेशन इज 5-3, 5-3, 5'-3', ऐसे ही इलोंगेशन होता है। तो याद रखना, जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए का नया फॉर्म बनेगा, आरएनए बनेगा, इनका डायरेक्शन हमेशा 5-3' होता है। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड इज अ 3-5'। यस और नो? क्योंकि बॉन्ड 3-5' बनता है, इसलिए एक्सटेंशन 5 है ना, 5-3' होता है। यस, सर ये इलोंगेशन तभी होता है जब सिंगल स्टैंड होता है। दोनों में ही यार, सिंगल स्ट्रैंड को ही कंसिडर करते हैं हम लोग। डीएनए में होगा, आरएनए में होगा, डबल स्ट्रैंडेड में होगा, बट जब भी एक्सटेंशन होगा वो सिंगल स्ट्रैंड का ही होगा।
दोनों स्ट्रैंड है तो दोनों अपना अपना इलोंगेशन करेंगे। ओके सर। बट वेन एवर देर इज इलोंगेशन इट मस्ट बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज याद रखना है कि जब भी हमें बुक पढ़ना है आपका डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होगा। जब भी सीक्वेंस पढ़ना है डायरेक्शन 5 to 3 होगा। ये ऐसा बच्चा है जो 5th क्लास से फेल होता है, डायरेक्ट 3rd क्लास में चला जाता है ना। 3rd to 5 पास नहीं होता, ये है ना, डेरोगेटरी है। इसको याद रखो। वाई दिस, ऐसा क्यों है? बिकॉज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो डायरेक्शन है वो 3 to 5 बनता है। यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, पूछ लो एक बार, अगर नहीं आया तो पूछ लो, ये बहुत जरूरी चीज है, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द 3' to 5', बिकॉज यहाँ 3rd कार्बन है उसका OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा और OH ग्रुप नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया सैंगर्स मेथड वाली जो चीज बताई थी, मैंने क्या दिखाया था वहां पे कि 3rd कार्बन पे OH है ही नहीं, दिखा ना। ये वाला मॉलिक्यूल किधर गया भैया, कहा हो भाई साहब? ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूल, इसके 3rd कार्बन पे H है, तो क्या बेटा ये कभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा? नो सर। नहीं बनाएगा। इट विल नॉट फॉर्म अ, बिकॉज यहाँ पे चाहिए OH। अगर OH नहीं है तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी एंड द बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, है ना, द इलोंगेशन विल बी टर्मिनेटेड। सो दैट इज व्हाट द, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो मेरा कंसेप्ट ये है बेटा, दो चीजें बस आपके दिमाग में हो। पहला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? द आंसर इज 3' to 5'। व्हाई सर? बिकॉज देखो, इसका 3rd कार्बन पहले वाले का और नेक्स्ट वाले का 5वें कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, तो 3' to 5', बॉन्ड इज ऑलवेज 3' to 5'। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज 3' to 5'। इसीलिए क्योंकि, तो बेटा 5' वाला हमेशा फ्री रहता है, इधर कुछ ऐड नहीं होगा, जो भी ऐड होगा इसी साइड में होगा। अभी नया वाला भी ऐड करना है तो मुझे यहीं पे ऐड करना है। न्यू वन विल बी एडेड हियर बिकॉज बॉन्ड विल बी 3' to 5'। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया इधर, फिर नया ऐड करना होगा तो इधर ही ऐड करूंगा तो और होगा एक्सटेंड इधर। तो ये जो 3' एंड है, तो 5' to 3' ही बेटा डायरेक्शन में इसका नया जो स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। एवरीवन इज क्लियर? यस वरुण, नाउ गॉट इट? हाँ बेटा। सो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर हमने बनवाया है ऐसा, है ना। दिस इज, यू कैन सी वेरी केयरफुली, सी दिस वन। तो ये देखो, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड को हम हमेशा एक ही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन विल स्टडी। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन होता है, जब रीडिंग फ्रेम है किसी भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का, वो होता है 5 to 3। ऑलवेज इट शुड बी रीड एज अ 5 to 3। तो जब एक को हम लोग लिखते हैं कि हाँ यार ये ऐसा है, ये इधर स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड, तो बोथ द strands are opposite to each other and even complementary to each other. Why? Because suppose if there is a thymine, here will be adenine. If there is a guanine, there will be cytosine. Because A always pairs with the T with the double hydrogen bond. Double hydrogen bond. You can see this one. You can see this one. ये गलती है इधर, है ना। यहाँ पे देखो गलती है, तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था। ये तो ऐसे ही डिजिटल डायग्राम है, इट्स ओके। बट रिमेंबर दैट A always pairs with the T with the double hydrogen bond and the G always pairs with the C with the triple hydrogen bond. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि बेटा अगर डीएनए में ज्यादा जीसी कंटेंट रहा तो बेटा डीएनए उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ए डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बेटा, है ना, थोड़ा सा इतना स्टेबल नहीं होगा जितना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, सो लेट इट बी। नाउ देखो यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर एक्सिस है, along the axis it is right handedly coiled। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बी डीएनए। नाउ रिमेंबर दैट वॉटसन और क्रिक ने जिस डीएनए को डिस्कवर किया था वो बी डीएनए है, बी टाइप ऑफ द डीएनए। अलग अलग टाइप के डीएनए हैं, ए डीएनए है, सी डीएनए है,
Z DNA है, D DNA है, lot of different types. But we study the B DNA most prominently because it was discovered first. B DNA. Now notice it. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोटिस करना है कि दोनों जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के ऊपर हेलिकल कॉइलिंग कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस. ठीक है, एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर एक्चुअली राइट हैंडेड कॉइलिंग हो रही है. राइट हैंडेड कॉइलिंग, यू कैन सी दिस वन. ठीक है, नाउ नोटिस करो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो राइट हैंडेड कॉइलिंग आपको दिखाई दे रही है, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेटा एक ऐसा ग्रूव, जो अंदर तक डिप्रेशन है वो देखने को मिलता है. सो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, द मेजर ग्रूव. ये मेजर ग्रूव है, डीप ग्रूव जिसको हम लोग कहते हैं. बट इफ यू सी दिस वन इज अ माइनर ग्रूव. अगेन दिस इज अ मेजर ग्रूव. ठीक है, अगेन दिस यहाँ पे जो होगा बेटा माइनर ग्रूव, मतलब अल्टरनेटली मेजर फिर माइनर, फिर मेजर फिर माइनर. ठीक है, इस तरह से आपको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं बिकॉज इट इज एन हेलिकल कॉइलिंग. सेम वे इधर माइनर ग्रूव है तो इस साइड में क्या होगा बेटा, मेजर ग्रूव. तो माइनर एंड मेजर आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके, सी अगेन हियर माइनर, हियर मेजर. तो बेटा एक हमें नोटिस करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू माइनर ग्रूव्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेजर ग्रूव्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये मेजर ग्रूव है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वन पिच एंगल. दैट्स व्हाट द पिच एंगल, और इट इज द वन टर्न. और ये जो वन टर्न होगा वो होगा 360 डिग्री, और इसकी लेंथ होगी, द लेंथ इज ऑलवेज दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम. एक मेजर ग्रूव से दूसरे मेजर ग्रूव का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, रिमेंबर इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. सी दिस इज अ सेंट्रल एक्सिस and we'll draw like this one. This structure is like this. This is the structure. Okay, ये आपको दिखाया जा रहा है ऐसे बेटा, ये आया this way, you can draw it. ठीक है, now whenever you say this is a major groove, this is a minor groove, this is a minor groove, this is a major groove, this is a major groove, this is minor groove. आप देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है ना, जिसके वजह से यहाँ पे आपको प्रॉपरली मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव बनते हुए दिखाई देता है. मैंने ऐसा ऐसा गोल 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 नहीं किया. दैट्स नॉट द पॉइंट, है ना. अगर आप भी ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही आएगा. जस्ट ड्रॉ द लाइन वाइज. ठीक है, सो इफ यू डू दिस वन, you have to understand that the distance from the one major groove to another, है ना, the distance is actually, ये जो distance है from the one major to the another major is a complete helical single turn, and this turn's length is है ना, length is 34 angstrom or 3.4 nanometer. ठीक है, remember 1 nanometer is equal to 10 angstrom. Okay, 1 nanometer is equal to 10 angstrom. ये जो 10 angstrom होता है, 1 nanometer is equal to 10 angstrom. That said, that is the simplest thing we have to understand. A single turn is a 34 angstrom or 3.4 nanometer. The distance between the two strands is always a 2 nanometer. 2 nanometer or the 20 angstrom. The distance between the two strands, दोनों स्ट्रैंड जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटा 20 angstrom. Yes everyone, है ना. Yes. एक कंप्लीट जो टर्न है बेटा, एक कंप्लीट टर्न में बी डीएनए के बारे में बात करते हैं. इन केस ऑफ द बी डीएनए, a single turn has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 base pairs. ठीक है, तो एक जो सिंगल बी डीएनए है या इसमें बेटा आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं. नाउ अगर हम ये समझ लेते हैं कि 10 बेस पेयर है तो इसका क्यों 34 एंगस्ट्रॉम आया, तो आंसर इज वेरी सिंपल. नाउ इफ यू कंपेयर द two consecutive strands, now this is one strand
and this is another strand. यहाँ पे एक base pair है, यहाँ पे एक base pair है. So what should be the distance between these two? दो consecutive base pair के बीच में distance कितना होता है? That answer is very simple, है ना? कितना होगा बेटा? अरे अगर 10 base pair में distance 34 angstrom है ना? तो टू consecutive base pair में distance कितना होगा? It's a 3.4 angstrom और 0.34 nanometer. Yes everyone? Yes. है ना? So क्योंकि 10 base pair है, 3.4 angstrom distance है, and those so that way up. Now there is a one thing. Suppose if you see this DNA from one end above, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप रोजालिंड फ्रैंकलिन वाला स्ट्रक्चर देख पाओगे. मतलब यू कैन सी द स्ट्रैंड इज कॉइलिंग लाइक दिस वन. ओके, दोनों ही जो है इस तरह से कॉइल कर रहे हैं, है ना? नाउ यू नो ड्राइंग इज वेरी डिफिकल्ट हियर, बट दिस इज अ सेंट्रल एक्सिस. नाउ सपोज बेटा ये एक बेस पेयर है, फिर दूसरा बेस पेयर है, फिर तीसरा बेस पेयर है, ये चौथा बेस पेयर है, दिस इज द फिफ्थ बेस पेयर, this is the sixth base pair, this is seventh base pair, this is the eighth base pair, the ninth base pair, this is the 10th base pair, whatever. And I'm drawing this, you know. तो ये जो structure मैंने आपको पहले दिखाया था, ये ऐसा दिखता है. So now, what is the question, you know? If this entire 10 base pair have a 360-degree pitch angle, so what should be the angle between two consecutive base pairs? 36. बिल्कुल सिंपल है ना? तो ये क्वेश्चन आएगा कि यार दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में कितना एंगल होगा. सिंपल 36 बिकॉज देयर आर 10 बेस पेयर्स. यस और नो, है ना? तो वेरी सिंपल थिंग, द एंगल इज 36 डिग्री. दैट्स इट. इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल. तो जब भी हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो डीएनए जो भी मॉलिक्यूल है वहां पे हमें ये नोटिस करने को मिलेगा एक सिंपल सा पॉइंट, और वो है कि इसका जो स्ट्रैंड बनते हैं, द स्ट्रैंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है? एंड जो रग्स बनते हैं, रग्स मतलब ये, ठीक है, ये बनते हैं बेटा, रग्स जो बनते हैं बेटा, दे आर ऑफ द बेस पेयर्स. तो इस तरह से ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस लेडर लाइक स्ट्रक्चर शोज द राइट हैंडेड कॉइलिंग. राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है? एकमात्र ऐसा डीएनए जेड डीएनए होता है, जेड डीएनए, ठीक है, जो होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है. बाकी ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए तीनों ही जो है राइट हैंडेड कॉइलिंग करते हैं. ठीक है? along the axis, along the axis. Are you sure? पक्का? तो ये बेटा सिंपल नॉर्मल एकदम से सिंपल पॉइंट आपके सामने है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है? Now, if I will ask you these questions, you know, very simple questions are there. If I ask you this question, suppose here, on this basis, if there is a question. Okay. Okay, a DNA having 100 base pairs. Calculate its length in angstrom. What should be answer? बताओ. Answer बड़ा simple है. What is the basic, you know? Basic thing is बताओ. 34 angstrom is equal to 10 base pair. You know this, yes or no? Yes. Obviously यार, फिर 100 base pair है मतलब कितनी लेंथ होगी यार डीएनए की, है ना? 100 base pair है मतलब कितनी होगी? It's so simple, है ना? Can you answer? Yes, you can. बताओ ना आंसर क्या है? क्या है? 340 angstrom. That's it. Even you can tell this in the form of the nanometers, because you know 1 nanometer is equal to 10 angstrom. So that is what the point we have to understand. Suppose if I will ask this question, a DNA having 170 angstrom length,
calculate the number of base pairs. So is it difficult? No, it's very simple. How you can tell me? A DNA having 170 angstrom length. Calculate the number of base pairs. कितने बेटा base pair उसमें होंगे? How many? It's so simple. 500. Yes, 500 होंगे. ऐसे होंगे भाई. 340 में ही यार 100 बेस पेयर है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे नोटिस करना है यार. If this is a 34 angstrom is equal to 10 base pairs. अरे उल्टा क्यों लिखा मैंने? ठीक है. 10 बेस पेयर्स. तो ऑब्वियसली बेटा अगर 170 में होंगे, 170 में कितना होगा बता सकते हो आप लोग? 50 बराबर है. कितना हो सकता है? एनीवन बोलो सही से यार. 50. हाँ 500 लिखा ना, तो मैं बोला यार चलो ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग हैं. तो 340 में 100 है तो 170 में बराबर 50 होता है. मतलब अगर आप ये सीरीज याद रखोगे ना, सीरीज इज वेरी सिंपल. सी 34 angstrom 10 है ना, 340 angstrom 100, 3400 angstrom 1000 base pairs. In same way, if I write down that is something called as what the 17 angstrom 5. So 170 angstrom 50. 1700 angstrom should be 500. Yes, everyone. Yes, sir. It is simple series. If this is because ये basic है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये आपको पता है तो आप आराम से बेटा ये जो है DNA इनकी लेंथ निकाल सकते हो. ठीक है. So there is a question for you. There is a question for you. DNA having 3,400 angstrom length. Calculate the number of bases in it. चलो बताओ आंसर बोलो. 1000. Now this is where there is a small difference if you can observe. है ना. So देखो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहली चीज नोटिस करनी है. Yes, if this is a 3,400 angstrom, the number of base pairs is 1000. But they are asking bases. If this is a basis, that means base pair है ना यार. एक base pair है मतलब दो bases होते हैं. So obviously the answer is a 2000 bases. Yes, क्लिक हुआ है ना. बढ़िया है. सब बहुत से लोगों ने आंसर दिया है. ठीक है. तो बेसिस कैलकुलेट करने हैं. बेस पेयर तो आ गया. बेस पेयर मतलब देखो दो 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 होंगे कपल कपल. ठीक है. नाउ basis will be that set. Simple, very simple, very normal question. कोई बहुत मुश्किल बात है ही नहीं. तो क्या आप डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो? तो यस सर वी कैन कैलकुलेट. अब यार उस दिन मैंने है ना, मतलब हम लोग आज भी देखेंगे कि हमारे डीएनए की लेंथ, ह्यूमन डीएनए की लेंथ जो होती है, अगर हैप्लॉइड सेट लेते हैं तो इट्स नियर अबाउट 1.1 मीटर है ना. ये हमारे डीएनए की लेंथ है 1.1 मीटर. एंड obviously it has a 3.3 into 10 raised to the power 9 base pairs, you know, है ना. Length is 1.1 meter. How you will calculate? Correct है क्या ये नंबर उस दिन बताया था हमने. Is this correct or not? इतना ही पूछ रहा हूँ मैं. Anyway, so we'll find those in our NCERT directly. It is mentioned, so don't worry about this. Right now, this type of the simple questions you can answer. These are the very simple questions, no problem at all. Okay, let's understand that कि DNA के स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है बेस पेयर्स. जब हम लोग बेस पेयर के बारे में बात करते हैं, whenever we talk about the base pair, so ये जो DNA का मॉडल बना है, जितना कंट्री
कंट्रीब्यूशन विल्किंस का, मॉरिस का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन एक और साइंटिस्ट का है, और उसका नाम है बेटा चारगैफ। चारगैफ भाई साहब थे, इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है चारगैफ। और उनका बेटा रूल है चारगैफ रूल। एक्चुअली वो ही इंसान है जिसने ये पहली बार बताया, सजेस्ट किया सबको कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद द थाइमिन विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वही इंसान है जिसने ये बताया कि ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसिन विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब डीएनए में, डीएनए को हम लोग बोलते हैं कि डीएनए इज एंटी पैरेलल, मतलब एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन ये है, दूसरे डायरेक्शन ये है ना। तो ये एक चीज है, एंटी पैरेलल है, 5' 3' 3' 5'। तो हम लोग बोलते हैं कि डीएनए इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बोथ द स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब इस स्ट्रैंड के ऊपर जो सीक्वेंस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। लाइकवाइज दिस वन। So if this is U, well, C, you can see that if this is a T, there is a A. If this is a G, it will be C. If it is a A, it is a T. A, T. C है तो G होगा, G है तो C होगा। मतलब इधर जो है उधर वैसा ही आपको देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। तीसरा है डीएनए मस्ट हैव अ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब वन स्ट्रैंड ऑलवेज हैव अ 3' एंड एंड 5' एंड, है ना। एक एंड की तरफ हमेशा फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा, दूसरे एंड की तरफ 3 कार्बन का OH ग्रुप आपको फ्री दिखने को मिलेगा। सो डीएनए हैव द पोलैरिटी, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। डीएनए कॉइल्स राइट हैंडेडली अलोंग अ सेंट्रल एक्सिस। वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल नहीं करते। कुछ बच्चों को लगता है कि बोथ ऑफ देम आर कॉइलिंग ऑन ईच अदर। नो 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 नो, इट्स रॉन्ग। दे आर कॉइलिंग अलोंग एन एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर वो कॉइल कर रहा है। ये बात को समझना है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, है ना। सो यहाँ पे हम लोग आए कि बिल्कुल सिंपल मुद्दे पे, और मैंने यहाँ आपको बताया कि चारगा भाई साहब थे। इन्होंने देखो, ये तो वैटसन और क्रिक तो हेलिकल तो बना रहे थे, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना तो दिया था, बोले कि चलो ऐसा करो, बढ़िया है, हम लोग कर लेंगे यो ऐसा ऐसा। बट उन्होंने बेटा जो बेसिस है उनको ऐसे अरेंज करना शुरू कर दिया। देखो ये बेस इधर, ये बेस, तो बेटा स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं ना इस डीएनए को, कि बेसिस को आउटवर्ड अरेंज कर रहे थे। आपको समझ में आ रही बात? व्हाट दे वर डूइंग, दे आर अरेंजिंग। तो उनको समझ में नहीं आता कि यार इसको स्टेबल कैसे करें। yes, and why it should show this bending इसलिए होगा because purine come always pairs with the pyrimidine। एक डाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल एक साइक्लिक मॉलिक्यूल के साथ पेयर करना चाहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है, और इसीलिए बेटा वो अपने आप को उस कॉन्फ़िगरेशन में एडजस्ट करते हैं so that that strand will show the helical coiling। yes everyone, ठीक है। तो चारगा भाई साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चारगाफ भाई साहब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया इनवर्ट रखो और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये रखो ना, तुम ये करो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर सही से जमेगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। सो दैट्स इट, दैट इज अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स बना करके देखे इन लोगों ने, तो उनमें से ये भी एक था, ऐसा भी करके ये ऐसा भी सोच रहे थे वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, चारगाफ का रूल ये नहीं है कि एडेनिन पेयर्स विद, ये तो उसका ऑब्जर्वेशन है। रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ इन ए पर्टिकुलर डीएनए सैंपल, एक डीएनए है, मैं अगर बताऊँ उसमें अगर 30 एडेनिन है, इफ इट हैज अ 30 एडेनिन, ऑब्वियसली बेटा उसमें थायमिन कितने होंगे? 30। व्हाई? बिकॉज ए ऑलवेज पेयर्स विद द टी, और जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे। दैट्स अ सिंपल थिंग। यस और नो? सेम वे अगर उसी डीएनए में है ना 70 ग्वानिन है, तो साइटोसिन कितने होंगे? 70 होंगे। बट माइंड इट, ये दोनों बेटा प्यूरिन है, बोथ ऑफ देम आर प्यूरिन। और माइंड इट, ये दोनों क्या है बेटा? दोनों पायरिमाइडिन है, बोथ ऑफ देम आर पायरिमाइडिन। तो इसका मतलब प्यूरिन का नंबर है 100, 70 + 30, और पायरिमाइडिन कितने? तो पायरिमाइडिन भी 100 है। तो चारगाफ ने ये बताया कि किसी भी डीएनए में
purine to pyrimidine ratio is always 1:1. जितने प्यूरिन होते हैं उतनी pyrimidine होते हैं. That is what for DNA, not for RNA. For a DNA, because it is a double-stranded DNA, for a double-stranded DNA, the amount of purine is always equal to the amount of pyrimidine, so that the ratio between purine to pyrimidine is always 1:1. ये clear है? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये इस बेसिस पे वो भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब ने बताया कि यार सुनो, है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, if I will write down this formula, A plus G upon C plus T is equal to 1. ठीक है? तो purine to pyrimidine ratio is always constant in a DNA, a double-stranded DNA. Yes, clear है? या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A plus G is equal to C plus T. That we can write down. Yeah, even I can write down like this one. A plus C is equal to G plus T is equal to 1. Can I write down like this? Yes, tell me. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A plus C upon G plus T? Yes, everyone, बोलो. A plus C upon G plus T. क्या ना है? A 30 है, C 70 है, G Yes, sir. 70 है. Yes, we can. बट अगर दोनों ही ऑप्शन आ गए, ये भी है और ये भी है, तो ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो दिखाता है. समझ रहे हो? ये नहीं दिखाता है ना? कितने लोगों को समझ में मैंने क्या बोला? Yes. Both the options are there. What is correct? This is correct. Why? Because this is exactly purine to pyrimidine ratio. A plus G ऊपर है, purine अलग ऊपर है, नीचे pyrimidine. That's it, simple thing. तो बेटा ये उसका एकदम सिंपल फंडा है. मतलब even you can write down like this. Even you can write down like this. That is A C G plus C upon A plus T is not equal to 1. This is also correct. Yes, agree? G plus C upon A plus T is not equal to 1. Yes, sir. है ना? बिल्कुल. तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज आपको देखने को मिलती है, G plus C, मतलब वो it is not equal to 1, but it is always constant for a particular species. मतलब देखो, ह्यूमन के डीएनए में जितना जीसी कंटेंट होता है टू द एसी, है ना, वो हर ह्यूमन में एक जैसा होगा. बैक्टीरिया में जितना होता है एक पर्टिकुलर, कोई भी सपोज ई कोलाई बैक्टीरिया ले लेते हो, तो वो जितना है उतना ही होगा. तो उसको हम लोग अलग बोलते हैं, मतलब जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है तो उसको हम लोग जीसी रिच डीएनए कहते हैं. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीसी रिच डीएनए. तो 82 जीसी रेशियो जो है वो हर एक स्पीसीज का, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसकी वो खासियत है. ठीक है, तो ये डीएनए से रिलेटेड नहीं है, वो स्पीसीज से रिलेटेड होता है जब हम लोग जीसी रिच कंटेंट बोलते हैं, व्हाटएवर. ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे. राइट नाउ फॉर ए पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड, these are the things we have to understand. Yes, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, इसमें मत जाना, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोल रहे हैं. ठीक है, so that is what the simple thing we have to understand. Yes, चारघात का रूल समझ में आया? चारघात का रूल बहुत ही सिंपल है ना, G plus C upon A plus T. आप देखो, अगर हम लोग चारघात का रूल समझते हैं बच्चों, तो नंबर 1 थिंग यहाँ पे आते हैं हम लोग. देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम है. अ डीएनए सैंपल कंसिस्ट ऑफ 23% एडेनिन. अब एक डीएनए सैंपल है और इस डीएनए सैंपल में 23% एडेनिन है. ठीक है, अगर 23% एडेनिन है तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंट अमाउंट ऑफ द टी, जी एंड सी. एंड सी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. देखो यार, किसी भी डीएनए में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है वो 100% है ना. तो अगर एडेनिन 23% है तो ऑब्वियसली थाइमिन भी 23% ही होगा, और दोनों मिलकर के बन जाएगा बेटा 46%. यस और नो? दोनों की टोटलिटी कितनी हो जाएगी? 46%. यस, ऑब्वियसली जीसी कंटेंट कितना होगा? दैट इज 100% माइनस 46%, सो इट विल बी 54%.
So what should be the amount of G? 27 and C 27. It's simple. Clear है? Yes. According to the Chargaff's rule. परसेंटेज में तो आसानी से निकाला जाए, एक बार किसी भी एक भी बेस का अगर परसेंटेज मिल गया तो हमें आंसर मिल सकता है, राइट? नाउ ओके, नाउ यहाँ पे बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? अ डीएनए सैंपल कंसिस्ट ऑफ 25 एडेनिन, ठीक है, गिवन है 25 एडेनिन out of 90 base pairs. Now calculate the amount of the T, A and G. Now यहाँ पे हमें amount calculate करना है in numbers, not in percentage. So what should be answer? You can tell me. It's very simple. ऐसा question हमने पहले किया भी था. बताओ क्या होगा, बताओ आंसर बच्चों. Thymine 25, CG 70, G 25, T 20. देखो यहाँ सबसे पहले हमें हमेशा ये समझना है T50, ओ माय गॉड, T50 कौन बता रहा है? देखो हमेशा ये याद रखो यार कि जितना एडेनिन होता है उतना ही ग्वानिन होगा, ठीक है? एंड एडेनिन अगर 25 है तो आंखें मूंद करके बेटा है ना, थाइमिन भी 25 ही होगा, है ना? द नंबर ऑफ एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द थाइमिन, ठीक है? तो बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, सो द थाइमिन मस्ट बी 25, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है? नाउ रिमेनिंग कि जी और सी का कंटेंट कितना होगा, तो देखो फॉर द आंसर इट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट यू हैव टू नोटिस इट. Why? What is you have to notice? See, adenine is a base, and what is given? You know, given 90 base pairs दिए गए, 90 base pairs, base pair है, इसका मतलब एक्चुअली हमें 180 bases दिए गए. bases कितने हैं? 180. Out of that, adenine is given 25. Adenine 25 है, तो so that now very simply, adenine if 25. So थाइमिन इज 25, तो दोनों मिलकर के हो गए बेटा 50, दोनों का अमाउंट 50 हो गया. इट्स सिंपल वन. यस एवरीवन? यस एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी आगे अब देखो अमाउंट ऑफ जीसी कैलकुलेट करोगे, 180 है टोटल बेसिस, उसमें से 80 का अमाउंट माइनस कर दो, बचे बेटा 130, एंड ऑब्वियसली 130 का हाफ करोगे तो जी इज 65 एंड सी इज 65, काम खत्म. तो आंसर बेटा आएगा थाइमिन 25, guanine 65, cytosine 65. I think everyone has got it. Yes? Okay. Now there is another question for you people. This is calculate. Okay, this is the question here. Oh. So a DNA sample consists of 90 nucleotides having 20 thymine. Calculate the amount of the A, G and C. It's very simple. You can, है ना? अगर आप कुछ भी नहीं सोचोगे तो भी एडेनिन तो बता ही सकते हो, बिकॉज इफ द अमाउंट ऑफ थाइमिन इज 20, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एडेनिन? 20. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, क्वेश्चन का आंसर है 20. कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिकॉज जितना एडेनिन है उतना थाइमिन होता है, वाइस वर्सा, थाइमिन जितना उतना एडेनिन होता है. Now what should be the amount of the G and C? Okay, see, simple, very simple यार. very simple क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेस पेयर दिए नहीं है यार, यहाँ दिए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बेसिस. अभी आपको गिवन क्या है? गिवन है बेटा थाइमिन 20 है और 90 बेसिस दिए गए हैं, सो इट्स अ सिंपल वन. देखो थाइमिन 20 है तो एडेनिन 20 है, मतलब दोनों मिलकर के 40 हो गया. So what should be the GC content? 90 minus 40, remaining 50. तो G 25, C 25. It's very simple. किसका 35 आया बच्चों? हैं? आराम से करो ना, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करना, पेन एंड पेपर लेके आराम से आप सॉल्व करो, आराम से आ जाता है ना. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? यस एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके, या नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन. ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. कैन यू टेल मी दिस?
A DNA having 1, 3, 9, 4, 4, 8 base pairs. If the amount of adenine is 23.5%, calculate the percent amount of the cytosine. What should be the answer? अब देखो यहाँ पे हमें गड़बड़ की, मतलब ऐसा किया जा रहा है, ये इतना बड़ा नंबर दे दिया, मतलब बच्चा सोच रहा है अरे इतना बड़ा नंबर है 1394448 पे, इसको तो उसको इग्नोर करना है। क्योंकि देखो कहीं पे भी कितना भी बड़ा डीएनए हो, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हो, बट होता तो 100% है ना, टोटल कंटेंट इज 100%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ सपोज if the amount of adenine is 23.5%, so the amount of thymine is also 23.5%, करेक्ट है? तो दोनों मिलकर के कितना परसेंटेज हो जाएगा? दोनों मिलकर के हो जाएगा 47%। तो 100% माइनस 47% रिमेन्स विल बी 53%, करेक्ट है ना? यस सिद्धि, ठीक है। सो देखो ये यहाँ पे 53% अगर आया, 53% का हाफ करोगे कितना होगा परीक्षित बच्चा, है ना? सो बेटा 53% का अगर आप हाफ करोगे तो साइटोसिन और ग्वानिन 26.5%, 26.5% आएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यस Yes, sir. बहुत बढ़िया, है ना? सो मुद्दा बहुत सिंपल है यार। यहाँ पे हमें देखो घुमाया जा रहा है, मतलब ऐसे इतना बड़ा नंबर दे दिया तो बच्चा सोच में पड़ जाए यार करूँ क्या, है ना? तो यहाँ कुछ भी नहीं है यार। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। लेट्स मूव टू अहेड नेक्स्ट। चलो यहाँ पे एक डीएनए दिया है। अब देखो आपको दो प्रॉब्लम्स एक साथ मिला करके दे रहे हैं। पहले प्रॉब्लम दिया था लेंथ वाला। नाउ यू नो दैट, बेसिक आपको पता है ना। अ डीएनए सैंपल 1700 एंगस्ट्रॉन लॉन्ग है, लेंथ उसकी है 1700 एंगस्ट्रॉन, कंसिस्ट ऑफ 25 एडेनिन, नंबर में, नॉट इन द परसेंटेज, रिमेंबर दिस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्वानिन। कैन यू? तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कितने बेस पेयर है या कितने बेसेस है ये। इफ देयर इज 1700 एंगस्ट्रॉन है, 1700 का क्या मतलब है? 500, है ना? अभी तो बढ़ाया था बेसिक, है ना बच्चों? बोलो आंसर बताओ यार, आराम से करो, कोई बात नहीं। गलत हुआ तो हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? इफ इट इज रॉन्ग रॉन्ग, इट्स ओके। मुझे तो खुशी होती, कोई गलत भी करता है तो बढ़िया, अच्छा लगता है, क्योंकि वो करेगा ना, सही करेगा। एनीवे देखो डीएनए सैंपल 1700 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, कितने बेस पेयर हो गए? कितने बेस पेयर हुए? 1700 एंगस्ट्रॉम मतलब 170 में पास हुए, बिल्कुल सही। 1000 बेसिस, 1000 बेस पेयर बेटा, 1000 बेसिस नहीं, हाँ 1000 बेसिस करेक्ट है। 500 बेस पेयर्स, वेरी गुड। तो 1000 बेस पेयर्स नहीं होंगे, 1000 बेसिस होंगे। एंड 1000 में से बेटा, आउट ऑफ 1000 बेसिस 25 एडेनिन है, तो बेटा थाइमिन का नंबर कितना होगा? 25। थाइमिन का होगा 25। ग्वानिन 975 कैसे हो जाएंगे? थाइमिन भी तो है, साइटोसिन भी तो है, उनके भी तो नंबर काउंट करने हैं, वो भी तो है वहां पे। एडेनिन पेयर्स विद द थाइमिन। सो यहाँ पे थोड़ा है ना, देखो length of DNA is 1700 angstrom. As we know, 34 angstrom is equal to 10 base pairs. So 1007 angstrom is equal to 500 base pairs. Yes, and 500 base pairs means 1000 bases. So we have idea that okay, 1000 bases, उसमें से एडेनिन 25 है, इसका ही मतलब है थाइमिन भी 25 है। If adenine 25, thymine is also 25. So total हो गए 50 bases. Out of 50, GC content कितना होगा? 1000 minus 50. So 950 will be the GC content, और आधा आधा होगा। G will be 475 and C will be 475. So our answer is guanine's amount is 475. ये मैं आपको सेंड करने वाला हूँ,
ठीक है, पूरा का पूरा विद सॉल्यूशंस। आप आराम से बैठ के देख लो, घर में बैठ के, कोई इशू नहीं है ना। यस एवरीवन, यस क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पूछना ही चाहिए आपने। नाउ देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है, अ डीएनए हैविंग 3000 बेस पेयर्स, रिमेंबर इट इज अ बेस पेयर। आपको नोटिस करना है कि बेस पेयर दिए हैं या बेसिस दिए हैं। अगर आपने वो गलती करी वहां पे कि बेस पेयर है या बेसिस है ये नहीं देखा, तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट नाउ, a DNA having 3000 base pair consists of 26% adenine, देखो परसेंटेज में एडेनिन दिया है। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C एंड G, बट आंसर हमें नंबर्स में चाहिए C एंड G का। यस 3000 बेस पेयर है मतलब 6000 बेसेस है, 3000 बेस पेयर से मतलब 6000 बेसेस है। आउट ऑफ 6000 बेसेस 26% इज एडेनिन, तो ऑब्वियसली 26% थायमिन होगा। So how you will solve it? Solve this way. See, 3000 bases है. If there are 3000 bases, base pairs, so 6000 bases is there, sorry. And then 6000 bases में से 20 adenine 26% है, तो थायमिन भी 26% है। इसका ही मतलब बेटा सीधा सीधा है कि साइटोसिन 24% है, ग्वानोसिन 24% है। तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, 24% of the 6000, and the answer is 1440. The number of guanine is 1440. Number of cytosine is 1440. Yes or no? बिल्कुल बढ़िया, हाँ बेटा सबका सही आया है ना। It's so simple. It's so simple. राहिल, परीक्षित, वरुण, everyone, very good. ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है यार। नेक्स्ट वन नहीं आ रहा है, पूछ लो, एक और बार पूछो ना, 3 बार पूछो, आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब देखो यार क्या आप इसका जवाब दे सकते हो। डीएनए हैविंग 4000 बेस पेयर्स, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट कैन हैव, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट कैन हैव। ठीक है, तो बहुत ही आंसर सिंपल होगा। अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो यार 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि डीएनए हैविंग 4000 बेस पेयर्स, तो 2 आंसर आ गए, 3999, ये एक आंसर आ गया, एक और आंसर आ गया है पता नहीं 15998। माय गॉड, इतना कैसे आ गया भाई। देखो बड़ा ही सिंपल है यार ये, इसका आपको मतलब देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन है दिस वन। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब भी हम लोग बात करते हैं बेस पेयर्स के बारे में, तो देखो ये एक बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है, ठीक है। तो इन 2 बेस पेयर में देखो 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। बट जैसे मैंने तीसरा बेस पेयर कंसीडर किया, थर्ड बेस पेयर, तो बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये भी और ये भी है, मतलब जैसे मैं 3 बेस पेयर लेता हूँ तो 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं 4 बेस पेयर लेता हूँ, देखो 4 बेस पेयर हो गए, तो आपको मिलेंगे बेटा 6 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3, सो टोटल हो गया 6, ठीक है। अगर मैंने 8 बेस पेयर लिए, 8 बेस पेयर, तो 14 हो जाते हैं। तो बेटा फार्मूला है n into 2 minus 2, and what is n? n is equal to number of base pairs. तो इस हिसाब से अगर 8 बेस पेयर से into 2, it's a 16 minus 2, the 14. The same way, if there are 4000 base pairs, मतलब 8000 bases, so 4000 base pairs multiplied by 2 minus 2, the answer is 7998. Yes everyone, so what is the formula? 2n minus 2, 2n minus 2, where n is equal to number of base pairs. Yes or no? अगर बेसिस लोगे तो n माइनस 2, ठीक है। बट ये फॉर ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए सही है। अगर आप कभी सिंगल स्ट्रैंड के लिए कैलकुलेट करोगे तो -1 करना पड़ेगा। क्लियर है?
n Yes. माइनस, यहाँ पे 2n-2 नहीं होगा, सिंगल स्ट्रैंड के लिए आंसर होगा n-1, n-1 फॉर अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस हो जाएगा। So very simply this you can calculate this, it's not that much difficult. ठीक है, so now the next question is, okay, now this is a question, a DNA having 180 bases, a DNA sample दिया है आपको जिसमें 180 bases दिए गए हैं, consist of the 26 adenine, 26 adenine. So now how many possible hydrogen bonds can be calculated? बताओ। And you know the basic here. A always pairs with the T, G always pairs with the C. But that is not a basic here used. The basic is that A when pairs with the T, it always forms a double hydrogen bond. And G when pairs with the C, it forms the triple hydrogen bond. So how we will calculate the number of hydrogen bonds? दो आंसर आ चुके हैं, एक है 196, एक है 250, और किसी का कोई आंसर है, कैलकुलेट करो बताओ। और कोई आंसर देना चाहता है? A DNA having 180 bases consists of 26 adenine. How many possible hydrogen bonds calculated? वन 124। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे बच्चों, बेसिक हमें है A pairs with the T with the double hydrogen bond, ठीक है। एंड G pairs with the C with the triple hydrogen। देखो इसका मतलब है कि जितने 80 पेयर होंगे उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करो तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, जितने GC पेयर होंगे उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो हमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, और इनका दोनों का प्लस करोगे तो आपको टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। इतना तो सिंपल है, यस और नो? अरे A और T जितने होंगे उतने उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना दोनों, ठीक है। सो इट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 and you have here 26 adenine, that means 26 thymine, that means 26 80 pair, है ना। So 26 multiplied by 2, so we have a 52 hydrogen bond between the A and T. रिमेनिंग GC कंटेंट देखो 180 में से अगर बेटा अगर आप लोग 50 को माइनस करोगे तो रिमेनिंग इज व्हाट द 128, 128, यस है ना, 128, 128 डिवाइडेड बाय 2, 64 G है, 64 C है, तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 192। करेक्ट है क्या रे? यस एवरीवन एग्री? यस सर। ओके, मतलब बेटा देखो GC के बीच में 192 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 80 के बीच में 52 हाइड्रोजन बॉन्ड है। So 192 plus 52, the answer is 244 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर एक बार देख लो, आराम से देखो, आंखें खोल करके देखो, आपके सामने है, क्वेश्चन पूछ लो अभी, है ना। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ यार, ऐसा थोड़ी जरूर है कि हम हमेशा करेक्ट रहे, है ना। कभी कभी स्टूडेंट करेक्ट बताते हैं। यस, कैन यू टेल मी एनीथिंग? यस एवरीवन गॉट इट? यस नंबर ऑफ 80 पेयर यार, जितने 80 है उतना मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, जितने GC पेयर आ जाएंगे उतना मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो GC आए बेटा 64, क्योंकि यार देखो यार 180 है ना, देखो बहुत सिंपल है ये, 180 है इसका मतलब 90 बेस पेयर है, समझ रहे हो। 90 बेस पेयर में अगर 26 बेस पेयर जो है 80 है, तो बाकी कितने बचे? 90 माइनस 26,
है ना. So it's a 64 base pair. Obviously बेटा 26 multiplied by 2, 64 multiplied by 3. Yes, ठीक है. इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे, बट ये शॉर्ट बताने से बढ़िया था. मैंने बोला कि पूरा आपको लॉन्ग टर्म आप सॉल्यूशन करो तो आपके लिए बेहतर होगा. सो यहाँ पे बेटा टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं, दैट इज अ 244 हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैन यू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू. देखो 5175 फेज वायरस है, कंसिस्ट ऑफ 13945 बेसिस having 790 adenine. Calculate the amount of other bases. If you are doing any calculation, any calculation, before doing calculation, I am telling you here one thing. और वो क्या है? वो ये है कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. करेक्ट है? उनमें से ये एक है. So if any number of any DNA, if you isolate from this virus, ठीक है, it is always a single stranded. So if we have any number of adenine or something, we cannot calculate, because for calculating the other bases, we must understand there must be the purine pyrimidine ratio 1:1. तो बेटा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ये प्यूरिन pyrimidine रेशियो नहीं रहता. So we cannot say the number of other bases because it has a single stranded DNA. Is anyone clear? Yes. Yes. अरे लास्ट क्लास में ये मैंने बताया था आपको, आपकी एनसीईआरटी में दिया है. न्यूक्लियोटाइड दिखाया था ना मैंने आपको ये. यस और नो? Yes sir. हाँ ठीक है. अगर आप कैलकुलेट करते रहेंगे तो फिर तो यार मतलब है ना, जिंदगी निकल जाएगी, नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्योंकि कैसे करोगे, यू कैन नॉट डू इट. ठीक है. सो एनीवे दिस इज व्हाट द पॉइंट. इवन यहाँ पे ऑड नंबर दिया है 13945, जानबूझ के मैंने 5 लिखा है ताकि अगर आप उसका बेस पेयर करने जाओगे तो दिक्कत होगी. यस और नो? है? Yes. एनीवे दैट इज नॉट द, है ना. तो ये है बेटा सिंपल सा क्वेश्चन. These are all the questions are there. So we have talked about all the different versions of DNA problems. So देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग, आरएनए के स्ट्रक्चर्स और डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. पैकेजिंग आसान है, आरएनए के टाइप आसान है, डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रोसेस है वो एक प्रॉपर. बट डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, मैसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिसकी जो बहुत ट्रिकी होता है, मतलब उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको संभल करके जवाब देने होते हैं, क्योंकि वो भी बेस्ड होते हैं, कितना आएगा, नंबर पूछते हैं. तो ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास वो थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. यहाँ पे हम लोग हमारा क्लास रोक देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय. मैं ये जो नोट्स है ना, नोट्स आपके जो अभी मैंने दिखाए थे आपको, जो सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाई थी मैंने, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन टू लाइन है, मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ सबको. ठीक है. ताकि उसको आप अगर देखोगे तो आपको थोड़ा एनसीईआरटी. ठीक है. यस एवरीवन. Okay.